हे गाइस, स्वागत है आप सभी का भटनेर आईएएस में। मेरा नेम है रिचा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज जो है वो हम एनर्जी टेक्नोलॉजी में अपना सेकंड लेसन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली मैं आपके साथ आज के सेशन में सोलर एनर्जी डिस्कस करूंगी एंड विंड एनर्जी डिस्कस करूंगी। तो सोलर एनर्जी हम जो है वो अपना पूरा डिस्कशन खत्म कर लेंगे एंड विंड एनर्जी पर अपना डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने नए इनिशिएटिव के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे भटनेर आईएएस ने एसएससी सीजीएल के लिए प्रैप टुडे यूट्यूब चैनल करके स्टार्ट किया है, जिसमें आपको मैथ्स के डेली वीडियोस मिल जाएंगे, रीजनिंग मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो प्रैप टुडे को भी सब्सक्राइब कर लेना है एंड अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। उम्मीद है इतना आप हमारे लिए कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो मेनली हम रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड सोलर एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आखिर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? ये भी पढ़ चुके हैं? नहीं, एक्चुअली में हम जो है, हाँ जी, यहाँ से पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट था। तो वर्किंग सिस्टम ऑफ पीवी सेल्स। देखिए, सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक यानी इसमें हमने आपको ये बताया था एसपीवी में कि सौर फोटोवोल्टिक सेल का प्रयोग करके जो प्रकाश होता है उससे सीधा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। फिर हमने यहाँ पर इसका मेथड देखा था, किस प्रकार से ये कार्य करता है। इसके टाइप्स देखे थे, 3 टाइप्स थे: मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन, या फिर मल्टी क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, या फिर थिन फिल्म एमोर्फस सिलिकॉन। तो इन सभी के बारे में हमने एक एक करके जाना था। अब आज के सेशन में जो हमें देखना है वो देखना है सौर फोटोवोल्टिक तकनीक के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक टेक्निक। अब इसके बारे में देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं ये जो है, ये देखिए, ये टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो देखिए विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस है। अब जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए, सोलर एनर्जी भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली इंडिया को हेल्प करेगी, विंड एनर्जी भी करेगी, थर्मल एनर्जी भी करेगी। तो वहीं अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इन टॉपिक में यानी एनर्जी टेक्नोलॉजी में ऐसे हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो इस टॉपिक को क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, अगर वो आप अच्छे से समझ गए तो एनर्जी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। और अगर नहीं अच्छे से समझ में आए तो इसे अगेन वीडियो देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इसे समझते हैं तो आपको ये रटना टाइप पड़ेगा। अच्छा, इसमें ये होता है, इस तरीके से कार्य करता है, ये होता है। मैं नहीं चाहती कि आप रटें, बल्कि इसे समझ लें अच्छे से। तो देखिए, सौर फोटोवोल्टिक तकनीक जो होती है, इससे विद्युत का जब निर्माण करना होता है यानी उत्पादन करना होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी बहुत ज्यादा चालक पुर्जों की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसे क्या किया जा सकता है, इसे पर्वतीय इलाकों या दूर दराज के जो ग्रामीण इलाके हो गए, उनमें भी बिजली का उत्पादन करने के लिए ये तकनीक है, बहुत ही अच्छी तकनीक है। और अगर हम भारत में बात करें तो एकल सिलिकॉन क्रिस्टलाइन सौर सेलों का इस्तेमाल जो है वो काफी ज्यादा सौर यंत्रों में किया जाता है। जैसे कि ये कल भी मैंने आपको बताया था कि विद्युत ऊर्जा, ग्रामीण दूरभाष केंद्र, रेडियो, टेलीविजन, घरों, सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से हमें ये जानना है सौर तापीय तकनीक यानी सोलर थर्मल टेक्निक आखिर है क्या। देखिए, सौर ऊर्जा को जब यानी सोलर एनर्जी होती है, तो सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यानी सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए ही सौर तापीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिर हम सौर तापीय तकनीक क्यों पढ़ रहे हैं,
का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सौर तापीय तकनीक इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि जो सौर ऊर्जा है उसको हमें किस में बदलना है, उसे हमें कन्वर्ट करना है तापीय ऊर्जा में। इसके लिए सौर संग्राहकों यानी सोलर कलेक्टर्स और सौर रिसीवरों यानी सोलर रिसीवर्स का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड के लिए सौर संग्राहक जो है वो किसी छत या किसी अन्य स्थान पर रखे जाते हैं। उसका रखने का मेन पर्पस ये होता है कि जो सनलाइट होती है ना, उस सनलाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके। अब देखिए, अगर आप उसे छत में नहीं रखते हैं, रूम में रखते हैं मान लीजिए, तो रूम में क्या होता है कि दीवारें होती है, तो कहीं ना रूम में जो लाइट है ना, वो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली नहीं आ पाएगी। हो सकता है कि आपके रूम में आपने, चलो भैया आप कहें कि हमने खिड़की बना दी, खिड़की से भी कहीं ना कहीं जो आपकी छत में सनलाइट आएगी और जो रूम में छत सॉरी सनलाइट आएगी, कहीं ना कहीं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सौर संग्राहक जो है वो छत पर या किसी अन्य स्थान पर इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि वो सौर ऊर्जा को अवशोषित कर सके। और संग्राहकों के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की जाती है, उसको ऊष्मा को एक कम क्षमता वाला पंप यानी पानी के टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे पानी जो है वो भी गर्म हो जाता है। और इसी सिद्धांत पर सौर ताप यंत्र जो होते हैं, यानी इसी फिलॉसफी पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके घर में हीटर होता है। हीटर मेनली लाइट से काम करता है, उससे हमें लाइट का बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी, चलो बिजली के बिल को अगर एक हम सेकेंडरी उसमें भी रख देते हैं, तो प्राइमरी फेज में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज्यादा यूज होती है। लेकिन यहाँ पे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर थ्रू हमारा ये समझने का मोटिव है कि हम कुछ ऐसे रिसोर्सेस लेकर आए जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी उसे हम नेचुरल तरीके से कर सके या नेचुरल तरीके से बना सके या इस्तेमाल कर सके। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि सौर ताप यंत्र जो है ये सिद्धांत में, अब आपने बहुत सारे लोगों के छतों वगैरह में देखे होंगे कि वो क्या करते हैं, छत में वो लोग पैनल्स वगैरह लगवा लेते हैं, जिसके कारण जो है उनको ठंडे में जो पानी होता है वो गर्म पानी मिल जाता है। यानी नल टाइप होते हैं ना, कि एक नल में जो गर्म पानी आ रहा है एंड एक नल में जो ठंडा पानी आ रहा है, इस टाइप से। सौर संग्राहकों और बेहतर गुणवत्ता वाले रिसीवरों की मदद से जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है वो हासिल किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, तापमान के अकॉर्डिंग सौर ताप यंत्र जो होते हैं, यानी अगर आपको कितना टेम्परेचर चाहिए उस हिसाब से निम्न ग्रेड भी होते हैं, मध्य ग्रेड भी होते हैं और उच्च ग्रेड भी होते हैं। और सबसे बेहतर गुणवत्ता वाला जो ग्रेड होता है वो उच्च ग्रेड होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं इनमें रिसीवर्स की हेल्प से 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो टेम्परेचर है वो हम हासिल कर सकते हैं। अब हमें देखना है एप्लीकेशंस ऑफ सोलर थर्मल एनर्जी। अब देखिए, ये जो है ये इस टाइप से हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम होता है जो वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ये कंट्रोलर पैनल, ये स्टोरेज टैंक हो गया, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस स्टोरेज टैंक में वाटर है। जैसे आप इसे ऐसे समझ लीजिए, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पंप, ये एक पंप है और ये दूसरा पंप है। तो इसमें जैसे कि है कि यहाँ पे ये कलेक्टर हो गया, ये वो वाला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला कलेक्टर नहीं है, ये एक्चुअली में एक मीडियम ऑफ सोर्स है, ये वो वाला सोर्स वाला कलेक्टर है, ठीक है। एंड ये जो हो गया ये कंट्रोलर पैनल हो गया। फिर कलेक्टर के थ्रू ये कंट्रोलर पैनल, यहाँ से भी ये देखिए वायर वगैरह, जब आपने पानी की टंकी वगैरह देखी होगी ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि पानी की टंकी होती है, उसके जस्ट बाजू में आपने देखा होगा कि पानी की टंकी में एक अंदर से ही पाइप होता है। एंड वो पाइप जो है वो इस तरीके से होता है, एंड यहाँ पे कुछ थोड़े से इस टाइप से सिस्टम लगे रहते हैं। फिर ऐसे इस टाइप से, और अगर दो टंकियां हैं तो आपस में इस टाइप से वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, टाइप से देखा होगा आपने। तो ये सिस्टम जो है वो भी इसी तरीके से होता है कि यहाँ पे ये जो स्टोरेज टैंक में जो वाटर है, तो उसमें इस तरीके से सिस्टम जो है वो फिक्स्ड किया जाता है कि ऑलरेडी जो ऊपर की हीट है यानी सन की जो heat है उसे ऑब्जर्व करे, और उसके थ्रू है वो वाटर उसी प्रोसेस से जो होता है वो गर्म होता है, ठीक है। चलिए,
तो ये, और हाँ याद रखिएगा ये हमारा यूपीएससी का मेंस एग्जाम है, तो यहाँ पे आपको ये हमारा 10th या 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री का ये साइंस का एग्जाम नहीं है कि आप इस तरीके से डायग्राम बनाने लगे। एग्जाम में जो है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेनली जो है वो आपको कॉन्सेप्ट लिखने की कोशिश करनी है। एंड अगर आपको डायग्राम, अब जैसे आपने चलो विंड एनर्जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया विंड एनर्जी से, ये नहीं पूछा है आपसे बिल्कुल कि विंड एनर्जी क्या होती है, लेकिन आपने क्या करना चालू कर दिया, विंड एनर्जी का डायग्राम ड्रॉ करना चालू कर दिया। एंड फिर उसके बाद लिखना चालू कर दिया कि विंड एनर्जी क्या होता है। देन जो है उसके बाद हमने ये लिखा, एक्चुअल में जो मेन फंडा था वो हमने लिखा। तो अगर इस तरीके से करेंगे ना तो कहीं ना कहीं जो है वो मार्क्स, अगर मान लीजिए कि 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन है ना, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, वो सॉरी 6 नंबर मिल जाएंगे, 7 नंबर। जबकि एग्जामिनर आपको क्या करेगा, 2 से 4 नंबर के ही बीच में देगा। ऐसी गलती जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। वो इस टाइप से जो है वो हम 10th 12th में ही करते थे कि आ गया एंड हम लिख के कुछ आ रहे हैं, एंड हम ये उम्मीद करते थे मैम से या अपने सर से कि हमें जो है अगर चलो 5 नंबर का भी क्वेश्चन है, नहीं चलो कुछ नहीं आ रहा तो 1 2 नंबर तो दे ही देंगे, इतना तरस तो खा ही लेंगे। अभी ये यूपीएससी का एग्जाम है, इस तरीके की गलती बिल्कुल नहीं करनी। चलिए अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है सोलर थर्मल एरियाज के। तो पहला जो इसका एप्लीकेशन हो गया वो हो गया आवासीय क्षेत्रों में यानी रेसिडेंशियल एरियाज में। आवासीय क्षेत्रों में मेनली जो है वो दो तरीके के सोलर वाटर हीटर का प्रयोग किया जाता है। पहला सिस्टम होता है, यानी जो पहला वो होता है, वो होता है समतल प्लेट संग्राहक यानी फ्लैट प्लेट कलेक्टर, एफपीसी। एंड जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये जो होता है ये आवासीय क्षेत्रों में सोलर वाटर हीटर इस्तेमाल करने से पर्याप्त मात्रा में बिजली की बचत की जा सकती है। अगर इसका प्रयोग किया जाता है आवासीय जो हमारे घर है, तो सोलर वाटर हीटर का प्रयोग अगर किया जाता है तो ऑब्वियसली पानी गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते थे। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो अपना वाटर यानी जो पानी गर्म करते थे, तो वो कहीं ना कहीं हम सन की एनर्जी से कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी की बचत अच्छी खासी मात्रा में भी की जा सकती है ना, ठीक है। वहीं अब देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में यानी इन इंडस्ट्रियल एरियाज में। तो इंडस्ट्रियल एरियाज की अगर हम बात करें तो स्टील, कागज, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और डेयरी उद्योगों में सौर ताप ऊर्जा का प्रयोग है वो सफलतापूर्वक उपयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी कागज वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, कपड़े का निर्माण किया जा रहा है, तो लाइटिंग वगैरह की जरूरत ऑलरेडी होती है ना। इसके अलावा सौर ताप ऊर्जा जो है वो, यानी कि इन सभी उद्योगों में जैसे स्टील का उद्योग हो गया, कागज, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी उद्योग हो गया, इनमें जो ईंधन का इस्तेमाल होता है तो ईंधन के विकल्प के तौर पर जो है मेनली हम सोलर हीटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं की अलग अलग उद्योगों को लगभग 250 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकताओं के लिए हर साल लगभग जो है वो 15 मिलियन टन तेल और 250 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकताओं के लिए लगभग जो है वो 35 मिलियन टन तेल की जो है वो नीड पड़ती है। तो सौर तापीय यंत्र से इन सभी आवश्यकताओं को मेनली जो है वो कंप्लीट किया जा सकता है। विशेषकर कागज और कपड़ा उद्योग के उसमें अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो अपनी निभा सकता है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं अगर हम एक चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, हमें कोई चीज जो है ना, अब जैसे आपने अगर रिलेशन की ही बात कर ले, तो रिलेशन में जो रिश्ते होते हैं ना वो जब पास में रहते हैं ना तो उनमें थोड़ी सी खटास आनी चालू हो जाती है। लेकिन जैसे बोला जाता है ना, दूर के ढोल सुहावने होते, कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं हर चीज के पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। तो सेम वैसे ही इनकी भी लिमिटेशन है यानी समस्याएं या फिर सीमाएं हैं। जैसे कैसे, अगर मौसम खराब है या रात का टाइम है, रात के टाइम में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। रात में सनलाइट थोड़ी ना होती है, सनलाइट जो है वो ओनली किस टाइम पे अवेलेबल होती है, सनलाइट जो है वो दिन के टाइम में अवेलेबल होती है, यानी सनलाइट जो है वो डे टाइम में होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गई, खराब मौसम में तथा रात के समय में इसका प्रयोग या फिर दोहन नहीं। दूसरी समस्या,
सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को स्थापित करना जो है वो अधिक खर्चीला कार्य है, और इंडिया में जो मोस्ट ऑफ फैमिलीज हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली हैं, जिनमें जिनके पास मेनली जो है वो बहुत ज्यादा सेविंग वगैरह नहीं होती है। वो अपना घर खर्च चला लेते हैं, अपने बच्चों की फीस सबमिट कर लेते हैं, एंड अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ इंडिया में जो ज्यादातर लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली हैं या उससे भी कम है। तो सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली को स्थापित करना जो है वो काफी खर्चीला काम आ जाता है, इसमें काफी महंगी पड़ जाती है। तो लोगों के लिए एक कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, नो डाउट। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बचत होती है, बिल्कुल होती है, बट ये जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एंड बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं हो। ठीक है। वहीं सौर उपकरण जो है वो साइज में यानी आकार में जो होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। चलो कोई इंसान जो है अगर मान लो कि उसने सोच भी लिया कि चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही तो है, थोड़ा थोड़ा जोड़ करके एक बार वो कर लेते हैं, एंड काफी टाइम तक जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो बचेगी। तो अब कहीं ना कहीं एरिया की प्रॉब्लम आ जाती है। अब एरिया की कैसे, क्योंकि इन्हें स्थापित करने के लिए काफी ज्यादा एरिया की भूभाग की आवश्यकता पड़ती है, और एक बार उपकरणों के लगने के बाद उस भूमि का उपयोग जो है वो काफी टाइम पीरियड तक नहीं किया जा सकता। तो एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है। ओ सॉरी, ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। वहीं अगर हम बात करें इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट्स अगर हम देखें, तो सौर तालाब परियोजना जो है, इस सौर तालाब परियोजना को कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। नॉर्मली जो है वो आपको भुज लिखा मिलेगा, यानी कि गुजरात। तो भुज में स्थापित किया गया है। उसके अलावा इसे हरियाणा में भी स्थापित किया गया है। अभी हरियाणा की जो ग्वाल पहाड़ी है, उस ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस ने मिलकर जो है वो सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, और राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। वहीं अक्षय ऊर्जा के अगर हम इस्तेमाल बात करें, तो इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दीव ने, यानी जो दमन दीव यूनियन टेरिटरी है, तो दीव ने मार्च 2018 के प्रारंभ में सौर ऊर्जा से लगभग 100% चलने वाला देश का जो है वो पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहीं दीव का जो क्षेत्रफल है लगभग वो 40 वर्ग किलोमीटर है। कहीं ना कहीं देखिए कि जमीन की जो कमी है दीव के पास, बट फिर भी लगभग 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट जो है वो लगाए गए। पे एक आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दीव जो है वो देश का पहला, तो दीव जो है वो मेनली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसने जो है मेनली वो सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सोलर रूफटॉप। मेनली इस ये सिस्टम जो है इसको छत में जो है वो लगाया जाएगा। तो सोलर रूफटॉप सिस्टम में किसी आवासीय, व्यावसायिक अथवा औद्योगिक इमारतों की छत के ऊपर जो है वो सोलर पैनल जो है वो स्थापित किए जाते हैं। सोलर रूफटॉप सिस्टम में किसी भी आवासीय क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, या फिर औद्योगिक इमारतों की छत है उनके ऊपर सोलर पैनल जो है स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं सोलर पैनल जो होते हैं वो फोटोवोल्टिक सेल के ही इस समूह होते हैं, एंड ये वर्क करते हैं वो मेनली मैंने अभी आपको बताया। सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है ये भी टू टाइप से कार्य करते हैं। एक जो होते हैं वो बैटरी संग्राहक सोलर रूफटॉप सिस्टम होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो ग्रिड आधारित सोलर रूफटॉप सिस्टम होते हैं। तो बैटरी संग्राहक सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में जानते हैं तरीके से कार्य करते हैं। तो ये जो है ये ऐसे रूफटॉप सिस्टम होते हैं जिसमें पैदा होने वाली जो सोलर बिजली है वो एक बैटरी में संग्रहित हो जाती है, यानी कि एक बैटरी इसमें फिक्स हो जाती है, फिक्स की जाती है।
तो जितनी भी सोलर बैटरी जो होगी, जितनी भी बिजली होगी वो सारी की सारी इस बैटरी में इकट्ठा हो जाएगी। और इस बिजली का इस्तेमाल जो है वो रात के टाइम पीरियड किया जाएगा। क्या होगा कि डे लाइट, जो डे लाइट अवेलेबल होगी, तो डे लाइट में क्या किया जाएगा, डे लाइट में हीट जो एनर्जी होगी वो ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। एंड उसको ऑब्जर्व करने के यानी उसको जो सनलाइट होगी, उस सनलाइट को किसमें, बैटरी में संग्रहित कर लिया जाएगा। एंड जो बैटरी में संग्रहित हो जाएगी तो उसका इस्तेमाल जो है वो रात में भी की जाए कर लिया जाएगा। एंड जो ग्रिड आधारित सोलर रूफटॉप सिस्टम होता है, ग्रिड आधारित सोलर रूफटॉप सिस्टम है। इसमें मेनली जो है वो इनको भी जो है वो सोलर फोटोवोल्टिक पैनलों के द्वारा ही पैदा किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, जो डीसी होती है उसमें बिजली को एक विद्युत कंडीशनिंग इकाई के द्वारा एसी बिजली में, जो डीसी होती है उसे एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये वो वाली एसी नहीं जो हम घर में लगा के रखते हैं। और बिजली को अलग अलग क्षमता ग्रिडों में फिर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जिसके ये कार्य करता है। इसे आप इस तरीके से, जैसे ग्रिड ट्राइड सोलर रूफटॉप जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेसिडेंशियल एरियाज में इसे इस्तेमाल किया जाता है। सो नो बैटरी की जरूरत होती है ग्रिड में, स्टोरेज में। अब मेनली जैसे कि ये इस टाइप से जो है, ये देखिए एक इस टाइप से, ये पूरा इस टाइप से एक सिस्टम है, ये लगाया गया है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह जो है वो कितने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करके बताए। सनलाइट है, आ रही है, अब ये हीट आ रही है, ये डायरेक्टली ये जो है ये सोलर पैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं हीट को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ से फिर हम देखते हैं कि ये क्या करेंगे, ये एक तरीके से इन्वर्टर लगा दिया गया है, ये बैटरी लगा दी गई, ये मीटर वगैरह है, ये यू यानी यूटिलिटी सर्विस है। और यहाँ से जो है वो एक लोड सिस्टम, तो इस टाइप से पैनल जो है वो लगा दिए जाते हैं। एंड इसी टाइप से यानी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हम ये, आप ये कहिए कि सनलाइट होती है, स्टोर किया जाता है। अब ये देखते हैं कि सोलर रूफटॉप सिस्टम के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये हमें देख लेने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव्स क्या लिए जा रहे हैं। सोलर रूफटॉप सिस्टम के अगर हम लाभ के बारे में बात करें, यानी एडवांटेजेस के बारे में बात करें, देखिए ज्यादातर ये जो होते हैं ये ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स तुलना में रूफटॉप सिस्टम जो है इसके भी अपने लाभ है। जैसे सौर रूफटॉप सिस्टम जो है वो सबसे बड़ा लाभ इसका जो देखने को मिलता है, वो बिजली के वितरण और ट्रांसमिशन होने वाले नुकसान जो कम देखने को मिलते हैं। वही फोटो वोल्टिक सिस्टम के जो ग्रिड से सीधे तौर पर जुड़े होने के कारण वितरण और ट्रांसमिशन के दौरान जो बिजली होती है, जो काफी बिजली वेस्ट हो जाती है, तो वो यहाँ से बिजली वेस्ट नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बिल्कुल होती है। और हर साल लगभग जो है वो 30% जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो ट्रांसमिशन में और एक्सचेंज यानी वितरण में वेस्ट हो जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं अब जो होगी वो वेस्ट होगी। एंड अगर हम अपने घरों की बात करें, घरों में बिजली चले जाने के बाद जो है वो मेनली हमारे पास एक ऑप्शनल ये होता था कि या तो हम जनरेटर व्यवस्था रख लें, या फिर हम इन्वर्टर सिस्टम रख लें। लेकिन सौर रूफटॉप संयंत्र जो होते हैं वो सीधे लोगों के मीटर से जुड़ जाते हैं और जो कि ग्रिड से जुड़े नहीं होते। तो यानी इनका क्या किया जाता है, ग्रिड से नहीं जुड़े होने के बाद भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जैसे कि हम जो डीजल आधारित जनरेटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, कभी लाइट वगैरह चली या घर में इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, उनसे भी इनको रिप्लेस किया जा सकता है कि जैसे कभी लाइट वगैरह चली गई, अच्छा कि इसका भी प्रयोग जो है वो सही ढंग से कर लिया जाएगा। सॉरी। वहीं सौर रूफटॉप परियोजनाओं को जो है वो भूमि पर स्थापित की जाने वाली जो परियोजनाएं होती हैं, इनकी तरह ही
उपलब्धताओं से भी, यानी कि जगह वगैरह की भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम होती है, वो जगह की भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं, कि जगह की जो है वो कमी पड़ रही है या इस तरीके की प्रॉब्लम्स, वो भी नहीं। अब सौर ऊर्जा हमने देखा कि इसमें जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे डेवलप किया जा सकता है। तो आखिर इसमें गवर्नमेंट हमारी क्या एफर्ट्स ले रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में बात करते हैं इन द एरिया ऑफ सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के बाद भारत में सौर ऊर्जा के विकास और उसके भविष्य के संदर्भ में, यानी जो 2015 था वो एक इम्पॉर्टेंट ईयर था। उस टाइम में काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव्स, जैसे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने, ये मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसने 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा के लक्ष्य को संशोधित करते हुए इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट तक करने की घोषणा कर दी है। तो ये कहा गया है कि जब 2022 आएगा तो 2022 में जो करंट ईयर में जितने बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है उसे क्या किया जाएगा, उसे बढ़ा करके 100 गीगावाट कर दिया जाएगा। साथ ही में गवर्नमेंट ने 100 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ऐसा नहीं गवर्नमेंट कार्य नहीं कर, उसके लिए उसने क्या किया है, 40 गीगावाट बिजली का उत्पादन जो है वो सोलर रूफटॉप सिस्टम के माध्यम से, और 60% जो गीगावाट बिजली का उत्पादन है वो बड़ी व मध्यम स्तर की ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट के थ्रू करेगी। तो जो 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है तो उसे 60-40 रेशियो में डिवाइड किया गया है कि इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो कार्य करे एंड अपने जो टारगेट्स हैं उसे भी कहीं ना कहीं अचीव करे। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो केंद्र सरकार ने राज्यों और अलग अलग सरकारी संस्थाओं के सहयोग से खेतों की सिंचाई के लिए सोलर पंपिंग कार्यक्रम चलाया है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस कार्य को लागू करने के लिए है वो 30% तक पूंजीगत में छूट दे दी है कि जो किसान होते हैं तो वो कभी कभी टाइम पर या गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती है सही ढंग से, तो वो अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं जो फसल होती है फसल भी नष्ट होती है। तो इससे एक ये इनिशिएटिव भी लिया जा सकता है। वहीं प्रतिष्ठित कॉरपोरेट जगत की लगभग 213 कंपनियों ने 2014 से 2009 तक 19 तक के टाइम पीरियड में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है उनके जरिए 266 गीगावाट बिजली उत्पन्न करने की भी कोशिश की है। वहीं जो ये मेनली कंपनियां हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र में एनटीपीसी लिमिटेड भी शामिल है, और अमेरिकी कंपनी सन एडिसन एंड रिन्यू पावर वेंचर्स लिमिटेड ने भी भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी एक वादा किया है। अगर इंडिया में बात करें तो पिछले 5 वर्षों में, यानी अगर हम 2014 से 2019 तक के टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो जो सौर ऊर्जा क्षमता थी 2.6 गीगावाट से बढ़ाकर उसे 30 गीगावाट तक कर दिया गया है, और सौर ऊर्जा क्षमता में 11 गुना अधिक की लगभग जो है वो वृद्धि हमें देखने को मिली है। अब जैसे अगर हम देखें 2022 तक जो है वो 100 गीगावाट का प्रस्ताव किया गया है। तो यहाँ पे जो प्रस्तावित क्षमता यानी मेगावाट में जो है वो 40,000 का वो रखा गया है, जिसमें जो है वो STUTT2 यानी बेरोजगार स्नातकों, ग्राम पंचायत, लघु उद्योग, SSI इकाइयों के द्वारा ये परियोजना है, जिसमें क्षमता जो है वो 10,000 की रखी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में 10,000 की क्षमता, बड़े निजी क्षेत्र में 5,000 की, सेकी में 5,000, राज्य नीतियों के अंतर्गत 20,000, और जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो 10,000। तो मेनली जो क्षमता रखी गई है वो 40,000 मेगावाट की रखी गई है, और जो प्रस्तावित क्षमता जो प्रस्ताव दिए गए हैं, तो अगर हम प्रस्तावित क्षमता के अकॉर्डिंग देखें तो 60,000 रुपीज या 60,000 मेगावाट जो है वो हो रहा है। तो इस टाइप से इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेट मीटरिंग। अब ये नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग जो होता है ये अलग रूप से मीटरिंग व बिलिंग का समझौता है जो पावर वितरक कंपनियों व उपभोक्ताओं के बीच होता है। जैसे आपने
मीटर सिस्टम देखा होगा ना, कंपनियों ने क्या किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे अपनी छत पर सोलर प्लांट से बनी हुई बिजली ग्रिड को भी बेची जा सकती है। वहीं इसके लिए सोलर प्लांट के साथ एक मीटर लगाया जाता है, और ये मीटर जो होता है ये बिजली वितरण कंपनी की तरफ से दिया जाता है। तो ये मीटर लगा दिया जाता है कि कितनी उसका तो इसमें मेनली जो है वो हिसाब वगैरह रखा जाएगा कि सोलर प्लांट में कितनी बिजली बनी, कितनी की खपत हुई, कितनी जो है वो ग्रिड में गई। मीटर जो होता है ये नेट मीटरिंग मेनली जो है वो जो सिस्टम है, तो मेनली उसका क्या करता है, ये एक ब्यौरा रखता है, हिसाब रखता है कि कितनी बिजली है वो बनी, कितनी खर्च हुई और कितनी ग्रिड में गई। इन सभी का हिसाब जो है वो मीटर रखता है। जैसे हमारे घर में जो है वो मीटर होता है ना, तो वो ये हिसाब रखता है कि हमारे घर में हमने कितनी बिजली की है वो खपत की, कितना हमारा बिल आएगा। तो सेम जो है वो नेट मीटर होता है, ये पावर वितरक कंपनियों के द्वारा ही दिया जाता है। सोलर प्लांट से बनी जो बिजली होती है वो उसके लिए मेनली ये लगाया जाता है। तो उसके अलावा ये जो बिजली होती है वो ग्रिड को भी भेजी जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा इसका उपभोक्ता द्वारा डिस्कॉम से ली गई बिजली का भी ब्यौरा होता है कि कितना जो है वो बिजली का इस्तेमाल वगैरह पर्सन जो है उसके द्वारा किया गया। ये नेट मीटरिंग काम किस तरीके से करता है, देखिए ये जो सोलर पैनल लगे होते हैं, तो सूर्य की तरफ से सनलाइट आती है, सोलर पैनल जो करते हैं एनर्जी को क्या कर देते हैं, सन की जो एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो इन्वर्टर वगैरह होता है वो क्या कर देता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो सोलर पैनल्स के थ्रू डायरेक्टली वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी एंड अल्टरनेटिव करंट को क्या करता है, यूज करता है, जिससे हम अपने ये जो इससे बिजली बनती है तो इसे हम अपने हर स्कूल बिजनेस वगैरह किसी भी उसमें यूज कर सकते हैं। एंड इस एनर्जी को जो है वो हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो ग्रिड सिस्टम वगैरह होते हैं वो इस तरीके से लगे होते हैं। साथ ही में इसमें बाय डायरेक्शनल मीटर भी होता है जो कि एनर्जी को मेजर करता है एंड एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस, कि हमने कितनी एनर्जी वगैरह का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से और कितना कितना किया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स यानी BIP। ये आखिर क्या है, ये जो होती है ये BIB एक मेथड है जो कि फोटोवोल्टिक सेल का ही एक टाइप होता है या रूप होता है, जो कि इमारत के साथ एकीकृत कर दी जाती है और पारंपरिक भवन निर्माण सामग्री के जगह प्रयोग की जाती है। यानी कि एकीकृत कर दिया जाता है। अब इसमें जैसे कि ये पारंपरिक जो भवन होते हैं, भारी भरकम फोटोवोल्टिक सेलों से हल्के व पतले होते हैं और भवन को एक रूप को भी सुंदर बनाए रखने का कार्य करते हैं। वहीं BIPV सिस्टम जो होता है वो ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड दोनों ही प्रणालियों में प्रयोग किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम में इसे अमेरिका, यूरोप, जापान में इसका अच्छा खासा प्रयोग किया जा रहा है। कि होता क्या है कि भवन में ही जैसे घर वगैरह जो बनाए गए तो उसमें एक सिस्टम जो है वो उसी के साथ ही कहीं ना कहीं जो है वो मर्ज कर दिया जाता है कि ज्यादा जगह की भी जरूरत ना पड़े एंड घर जो है वो घर भी अच्छा खासा सुंदर लगे। अब ये जो पारंपरिक यानी जो काफी ज्यादा फोटोवोल्टिक सेल होते हैं वो काफी ज्यादा भारी भरकम होते हैं। तो ये जो होते हैं ये पारंपरिक भारी भरकम फोटोवोल्टिक सेल से जो हल्के होते हैं और पतले होते हैं, जिसके कारण जो घर होता है वो भी सुंदर लगता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो टाटा पावर समूह ने फेस्टो नामक जर्मन कंपनी के साथ साझेदारी की है, जो इंडिया में BIPV प्रणाली का प्रयोग करके हर साल विद्युत प्रणाली उत्पादन करेगी। तो इंडिया में इस तरीके से इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इस टाइप से ये सिस्टम होता है। तो इस टाइप से मेनली ये आप ये जो है ना ये आप देख पा रहे हैं ना, ये इस टाइप से जो है ये पैनल टाइप ही लगाए गए हैं। ये रूफ टॉप टाइप है, ये बालकनी टाइप है, ये कर्टन वॉल टाइप है। तो इस टाइप से लगा दिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली हीट को भी ऑब्जर्व करते जाते हैं एंड घर को भी सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। वॉल टाइप इस टाइप से कहीं ना कहीं ये पैनल्स लगा दिए जाते हैं। पैनल्स जो होते हैं ये हल्के होते हैं, इसमें किसी तरीके की बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोलर पॉन्ड। सॉरी। अब बात करते हैं सोलर पॉन्ड। सोलर पॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सोलर पॉन्ड या सौर तालाब जो है ये खारे जल का तालाब होता है मेनली, कि सौर तापी ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है, और जिससे किया जा सकता है, तापी व विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका उत्पादन किया जा सकता है। अब जैसे कि अगर हम समुद्र या तालाब वगैरह पानी की बात करें, या समुद्र के पानी की बात करें, तो वो जो होता है वो मेनली खारा होता है। तो जो तली का जो खारा यानी जो लवणीय जल होता है वो सूर्य की किरण से क्या होता है, गर्म होता है और कम सांद्रता का हो जाता है, जिसके कारण तुलनात्मक रूप से ऊपरी ठंड जो होती है, ठंडी जो होती है वो सतह पर ही आने लगती है। और इससे जो वर्टिकल सैलिनिटी ग्रेडियंट जो होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं, जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये अल्प लवणीय जल यानी ये जो मेनली अगर हम इसकी बात करें तो लवणीय जल जो होते हैं ये अधिक लवणीय जल के ऊपर तैरता रहता है। और इसी के कारण जो संवहन की मेथड होती है, ये जो प्रक्रिया होती है वो चालू हो जाती है। एंड उसके कारण होता क्या है कि जो अधिक लवणीय जल होता है वो तली का जल ऊपर की सतह के कम लवणीय जल से आसानी से नहीं मिल पाता है। और जिस कारण से जो नीचे का यानी जो सतह वाला जो तली वाला जल होता है वो जब गर्म होता है तो तली में वह सबसे ऊपरी सतह पर जो बहुत ही कम मात्रा होती है वो आपस में मिक्स हो पाते हैं। और इसी वजह से ताप ह्रास यानी हीट लॉस जो होता है वो हमें कम देखने को मिलता है। और उच्च लवणीय जल जो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तथा निम्न लवणीय जल 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाता है। वहीं ये गर्म जो है लवणीय जल उत्पादन जो है वो टरबाइन द्वारा इसके अनुप्रयोग हेतु अलग अलग प्रयोग किया जाता है। भारत के भुज यानी गुजरात में एशिया का पहला सौर तालाब सोलर पॉन्ड जो है वो स्थापित किया गया है। तो फर्स्ट जो है वो गुजरात में ही इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक योजना है, इस टाइप से वर्क करता है। नॉन कन्वेंशनल जोन होता है, ये लोअर कन्वेक्टिव जोन होता है, और ये अपर कन्वेक्टिव जोन। यहाँ पे डायरेक्टली जो हीट होती है वो ट्रांसफर होते जाती है। तो विंड एनर्जी पढ़ने से पहले कुसुम योजना बताना चाहती हूँ कि आखिर ये कुसुम योजना क्या है, फिर विंड एनर्जी स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कुसुम। या फिर कोई बात नहीं, पहले विंड एनर्जी देख लेते हैं कल की क्लास में, क्योंकि कुसुम योजना जो है वो काफी लेंथी टॉपिक है, एंड अगर इसे देख ले तो ये और ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि इसका जो नोट है वो नहीं है। बात नहीं, कुसुम योजना जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं विंड योजना यानी विंड एनर्जी। तो बहती वायु से जो उत्पन्न की गई ऊर्जा जो होती है ना उसी को मेनली क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा। जो होती है ना हवा और विंड को का नाम यानी पर्यायवाची आप कह लीजिए पवन होता है। तो पवन ऊर्जा जो है वो प्राप्त करने के लिए ऐसे स्थानों पर पवन चक्कियां लगाई जाती हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में वायु बहती है। यानी कि मेनली जो विंड सिस्टम आपने देखा होगा ना वो इस टाइप से पैनल्स ये यहाँ पे सिस्टम टाइप लगा होता है इस टाइप से। तो ये मेनली पवन चक्कियां जो है वो ज्यादातर वहां पर लगाई जाती हैं, देश में जहाँ ज्यादातर लगाई जाती हैं जहाँ पे ज्यादा मात्रा में हवा बहती हो। और पवन चक्रियों के द्वारा वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये जो आपको विंड दिख रहा है ना, ये जो पंखे टाइप दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे ये मूव करते रहते हैं। अब यहाँ पे इस टाइप से आपने एक बार और करके तो आपने देखा होगा ऑब्वियसली। तो ये जो है ये मेनली इस तरीके से मूव
करते रहते हैं। जी, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये जो है ये टरबाइन सिस्टम लगा होता है। ये विंड मिल, यहाँ से जनरेटर वगैरह कनेक्टेड होता है, ये ट्रांसफार्मर होता है, और यहाँ पे ये नेचुरल ग्रिड होता है। तो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घरों में तो ये विंड टरबाइंस होते हैं। देखिए इस तरीके से मूव इस तरीके से मूव करते रहते हैं। तो इसका रीजन ये है ज्यादा हवा में लगाने का, क्योंकि ये जितना स्पीड से एंड जितना जल्दी जल्दी मूव करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है उतनी जनरेट होगी। एंड अगर मान लीजिए कि कहीं कम हवा आ रही है या कुछ हवा ही नहीं आ रही है एंड लगा दिया गया, बस वो ऐसे ऐसे आराम से सोते सोते ऐसे ऐसे टाइप जो है वो मूव हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा है जो हमने इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट जाए। मेनली विंड एनर्जी में सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो हवा की जरूरत होती है। पवन चक्की के टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। पवन चक्कियां जो होती हैं, पवन चक्कियां ही वायु की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। और भारत में उपयोग होने वाली पवन चक्कियां जो होती हैं वो मेनली टू टाइप की होती है। पहली जो होती है वो क्षैतिज अक्ष पवन चक्की होती है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। एंड सेकेंड टाइप की जो होती है वो होती है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। पहले देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन को, कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन क्या होती है। तो ये जो होती है ये अब तक की जो विंड एनर्जी में जो यूज की यूज जो पवन चक्कियां इस्तेमाल की जाती हैं, तो क्षैतिज अक्ष पवन चक्की जो है ये अब तक की सबसे ज्यादा विकसित की गई पवन चक्की का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। इसमें जो होता है वो मेन जो होता है वो रोटर होता है, और टावर के शीर्ष पर विद्युत जनरेटर होता है। टावर होता है ऊपर जो है वो विद्युत जनरेटर होता है, और व्यावसायिक ऊर्जा उत्पादन के लिए यही जो है ये पवन चक्कियों का मेनली इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ऊर्ध्वाधर अक्ष पवन चक्की यानी जो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन होती हैं, ये मेनली जो होती है इस तरह की पवन चक्कियों का प्रयोग जो है वो अभी हम कह सकते हैं प्रायोगिक दौर में आता है। और ये बहुत कम स्तर के ऊर्जा उत्पादन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर जो है जैसे कि का इस्तेमाल आप देखिए, हमें क्या चाहिए, कम ऊर्जा चाहिए। अगर कम ऊर्जा की नीड है तो क्या कर लिया जाए, वर्टिकल एक्सिस या विंड टरबाइन का प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, ये सो याद रखिएगा। एंड सबसे ज्यादा जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का प्रयोग किया जा रहा है। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन वहीं पर जो पवन चक्की वहीं पर ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे कम स्तर की ऊर्जा उत्पादन, यानी अगर कम ऊर्जा भी होगी तो भी चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप से ही वहीं पर प्रयोग किया जाता है। अब इनके टेक्निक क्या है, या फिर टेक्निक से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनके संभावित क्षेत्र क्या होंगे, कि कहाँ कहाँ पर इनका उत्पादन जो है वो ज्यादातर किया जा सकता है। जैसे अगर हम भारत में पवन ऊर्जा देखें तो ये सबसे ज्यादा सफल अक्षय ऊर्जा विकल्प के रूप में देखी जाती है, क्योंकि इसमें जो ग्रिड से जुड़ी बिजली होती है उसके उत्पादन के लिए अ, विभिन्न अक्षय ऊर्जा विकल्पों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकी है। अगर इंडिया में बात करें तो पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा बढ़ी है। जैसे कैसे, 31 मार्च 2019 तक के अगर हम रेशो को देखते हैं या सिनेरियो की बात कर फैक्ट की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यानी 31 मार्च 2019 में टोटल जो है वो 35.6 गीगावाट की स्थापित पवन ऊर्जा के साथ इंडिया जो था वो वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पे था। कितने में था, वर्ल्ड फोर्थ, यानी चौथी सबसे बड़ी पवन संस्थापित करने वाला देश था। एंड अगर 2017-18 की बात करें तो लगभग जो है वो 52.66 बिलियन यूनिट्स का उत्पादन किया गया है। इंडियन विंड एनर्जी एसोसिएशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी एंड इंडियन विंड पावर एसोसिएशन, ये कुछ संस्थाएं हैं जो इंडिया में पवन क्षेत्र यानी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत हैं।
अभी यहाँ पे आप एक चीज और याद रखिएगा कि यहाँ पे टारगेट रखा गया है 2022 तक 5 गीगावाट और 2030 तक 30 गीगावाट अप तटीय यानी ऑफ शोर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने का राष्ट्रीय लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पवन ऊर्जा की तकनीकें क्या होती हैं, किस तरीके से कार्य करती हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पार्श्व धुरी के पवन टरबाइन यानी लेटरल एक्सिस विंड टरबाइन, तो इसमें जो न्यू मेथड्स हैं, न्यू मेथड्स में एक्चुअली में काफी सारी मेथड्स आ जाती हैं, जैसे लेटरल एक्सिस विंड टरबाइन आ जाती है, महासागरीय पवन टरबाइन आ जाती है, पवन टरबाइन वृक्ष आ जाता है, एंड उसके अलावा फ्लाइंग विंड फार्म्स आ जाता है। तो ये कुछ इसके टाइप्स हैं जो एटलीस्ट 7 से 8 मिनट या 10 मिनट जाएंगे। तो इनको जो है वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एंड कुछ योजना जो है वो कुछ में भी हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। एंड कल की क्लास में जो हमारा विंड एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगा, एंड विंड एनर्जी को फिर हम न्यू डिस्कशन जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। सो मच, तब तक के लिए आप सभी लोग जाइए प्लीज मेरा इसका ऐप डाउनलोड करिए, एंड मेरे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।